नमस्कार दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के यूट्यूब परिवार पर आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में दोस्तों अपन ने पिछली क्लास में पढ़ी थी राजस्थान की सभ्यता। राजस्थान की एक महत्वपूर्ण सभ्यता के बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की थी दोस्तों पिछली क्लास में। जो पिछली क्लास में जो सभ्यता पढ़ी है उस सभ्यता का नाम था कालीबंगा सभ्यता और एक दूसरी सभ्यता पढ़ी थी जिसका नाम था पीलीबंगा सभ्यता। ये दोनों ही सभ्यता जो हैं वो अपने हनुमानगढ़ जिले में स्थित हैं दोस्तों, जिसके बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की थी और उसमें देखा था कि ये जो कालीबंगा सभ्यता है ये नगरी सभ्यता है और ये सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है तीसरी राजधानी बनी थी। कौन सी? अपनी कालीबंगा सभ्यता जो हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान में स्थित है। इसके बारे में जानकारी के बाद में देखिएगा दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले उदयपुर जिले की जो सभ्यता है वो महत्वपूर्ण सभ्यता है और उदयपुर जिले में भी दो सभ्यता हैं। जैसे एक सभ्यता का नाम आता है आयड़ सभ्यता। आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे कि आयड़ कहाँ पर है क्या नहीं है, कुछ तो पढ़ा हुआ है अपन लोगों ने, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि संपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत हो। तो आयड़ सभ्यता जो है वो अपने उदयपुर जिले में है और इसी के साथ में उदयपुर जिले में एक सभ्यता है जिसका नाम है बालासल सभ्यता। बालासल सभ्यता जो है वो देखा जाए तो दूसरा रूप कहलाता है किसका? आयड़ का, क्योंकि यहाँ पर आयड़ सभ्यता के समान ही अवशेष मिले थे। कहाँ पर? बालासल सभ्यता में। बालासल सभ्यता जो है वो एक स्थान है उदयपुर से थोड़ा दूर है और उस स्थान का नाम है वल्लभनगर। वल्लभनगर उदयपुर जिले में आता है दोस्तों और जो आयड़ है वो उदयपुर से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अब तो वैसे आयड़ जो है उदयपुर के बीच में आ गया है क्योंकि उदयपुर बढ़ता जा रहा है, उसका विस्तार होता जा रहा है जैसे जैसे, तो बीच में आ चुका है आयड़। आयड़ सभ्यता के बारे में जानकारी देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आयड़ के बारे में देखते हैं कि आयड़ सभ्यता है वो किस नदी के किनारे पर है और आयड़ सभ्यता है कौन से जिले में? तो आयड़ सभ्यता अपने उदयपुर जिले में। आयड़ देखिएगा, कई बार आयड़ लिखा हुआ आता है, कई बार आहड़ भी आता है। क्या आता है? आहड़। आहड़ सभ्यता या आयड़ सभ्यता, ठीक है ना, दोनों ही नाम आते हैं दोस्तों। जबकि ये प्राचीन काल में एक नदी थी जिस नदी का नाम था आहड़ और आहड़ नदी जो है वो उदयपुर में उदय सागर झील में गिरती है और उदय सागर झील से जब वापस बाहर निकलती है ये जलधारा, तो ये जलधारा बन जाती है बेड़स नदी के नाम से कहलाती है। बेड़स नदी के नाम से जाना जाता है इस जलधारा को और आगे चलकर ये नदी बेड़स नदी बन जाती है, बड़ा रूप ले लेती है जलधारा। तो सबसे पहली बात करें कि आयड़ सभ्यता है वो कहां पर है? तो उदयपुर जिले में। कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में है। बात करते हैं कि आयड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो आयड़ सभ्यता है वो आयड़ नदी, क्या कह सकते हैं, आयड़ या बेड़च नदी के किनारे। बेड़च नदी के किनारे, दोनों एक ही बात है क्योंकि आयड़ है वही बेड़च है। बेड़च केवल और केवल उदयपुर उदय सागर झील है, उससे बाहर निकलने के बाद में इसका नाम परिवर्तित हो जाता है जिसको कहते हैं अपन बेड़च के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात करें कि आयड़ सभ्यता है ये किसके समकालीन या किस सम्मान के यहाँ पर मतलब अपने को प्रमाण मिले हैं? तो यहाँ पर देखा जाता है तो ये ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले। सबसे पहली बात क्या लिख सकते हैं अपन? ताम्रयुगीन। ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष, सभ्यता के अवशेष मिले हैं, अवशेष मिले हैं। दूसरा एक और लिख सकते हैं अपन, लोहयुगीन सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। लोहयुगीन, लोहयुगीन सभ्यता, लोहयुगीन सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं, अवशेष मिले हैं यहां पर। तीसरी बात है कि आहड़ सभ्यता है इसके प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? क्या नाम है? प्राचीन नाम। प्राचीन नाम, अगर प्राचीन नाम की गिनती में देखा जाए तो दो प्राचीन नाम आते हैं इसके। एक प्राचीन नाम है जिसको कहते हैं ताम्रवती नगरी, इसका जो मतलब धूलकोट। देखिएगा एक चीज और छूट गई थी अपने से कि आहड़ है वो मेन जो समीप है वो किसके समीप है? तो धूलकोट के पास में है। धूलकोट के ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आरसी अग्रवाल, यानी रतन चंद्र अग्रवाल जो है वो प्रॉपर कहां के थे? धूलकोट के थे। और इन्होंने आहड़ सभ्यता का ही उत्खनन नहीं किया, राजस्थान में अनेकों सभ्यताओं का इन्होंने क्या किया है? उत्खनन किया है आरसी अग्रवाल के द्वारा। लेकिन सर्वप्रथम जो इसका उत्खनन किया था वो आपका 1953 में किया था। कब किया था? 1953 में। देखिएगा 1952 में किस सभ्यता का उत्खनन हुआ था? कालीबंगा का हुआ था। और 1953 में किसका हुआ है? अपने आयड़ सभ्यता का हुआ है। देखिएगा सबसे पहले इसका नाम है प्राचीन नाम, प्राचीन नाम इसको कहते हैं ताम्रवती, ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी नाम इसलिए पड़ा था दोस्तों इसका क्योंकि यहाँ पर तांबे से बने उपकरण बहुत ज्यादा थे। यहाँ पर जितने भी उपकरण बनाए जाते थे वो तांबे से अधिकतर बनाए जाते थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछले एग्जामों में कि तांबे से बना कुल्हाड़ा जो है वो किस सभ्यता में मिला है? तो तांबे से बना जो कुल्हाड़ा है दोस्तों वो आपका आहड़ सभ्यता में मिला है। दूसरी बात करते हैं कि इसका एक और प्राचीन नाम है जिसको कहते हैं अगाटपुर। अगाटपुर, क्या कह सकते हैं? अगाटपुर। ये दोनों ही नाम इसके क्या हो जाएंगे? अपने प्राचीन नाम हो जाएंगे। देखिएगा दोस्तों आगे आयड़ सभ्यता के उपनामों की बात करें तो उपनाम भी इसके बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुख्य उपनाम है वो 2 या 3 उपनाम है। जैसे एक नाम किया जाता है मर्तको का टिल्ला, दूसरा उपनाम इसको कहा जाता है अपना आयड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयड़ या आहड़ भी कहते हैं उपनाम में, ठीक है। और ये जो आयड़ सभ्यता है इस आयड़ सभ्यता को बनास संस्कृति भी इसका एक उपनाम दिया जाता है। बनास संस्कृति क्यों कहते हैं? देखिएगा यहाँ पर बनास नदी जो है वो थोड़ी सी पास में होकर निकली हुई है और बनास नदी का जो विस्तृत जो भाग है, जो बनास नदी का जो फैलाव है उस फैलाव में स्थित ये सभ्यता मिली है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बनास संस्कृति भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बनास संस्कृति भी कहते हैं। तो अगली
कड़ी में अपन लिख सकते हैं कि आयड के उपनाम, आयड के उपनाम, उपनाम देखिएगा, उपनामों में सबसे पहले लिख सकते हैं बनास संस्कृति, बनास संस्कृति, ठीक है ना। दूसरी बात लिख सकते हैं आहड़ या आयड, ये भी इसका उपनाम हो जाएगा। तीसरा इसका उपनाम की बात करें मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का जो टीला है वो क्या है, इसको नाम क्यों दिया गया है, मृतकों का टीला क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि अगाड़ जो है आयड है उस स्थान को पहले जो प्राचीन काल में रियासती काल में एक गंगोद्भव स्थान है जो इसी से कनेक्टेड है, क्या नाम था उसका, गंगोद्भव। और ये गंगोद्भव जो स्थान है यहाँ पर राजा महाराजाओं का शाही शमशान कहलाता था, और शाही शमशान होने के कारण इसको क्या घोषित कर दिया, मृतकों का टीला घोषित कर दिया। अब अगर बात की जाए कि आहड़ सभ्यता जो है, इस आहड़ सभ्यता को क्या कहते हैं, और आयड सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, आयड सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता। आप लोग कमेंट में करके बताइए कि नगरीय सभ्यता कौन सी है, तो नगरीय सभ्यता जो है वो अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ग्रामीण सभ्यता है, सभ्यता है, कौन सी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है, ठीक है। दूसरी बात करें कि आहड़ सभ्यता का देखिएगा उत्खनन, खोज, अगर बात की जाए कि उत्खनन की और खोज की, जिन्होंने उत्खनन किया है सबसे पहले खोज की है उन्होंने इसका क्या कर दिया था, उत्खनन कर दिया था। देखिएगा इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा कि जैसे कालीबंगा की खोज किसी दूसरे व्यक्ति ने की थी और उत्खनन किसी दो व्यक्तियों ने दूसरों ने की थी, ठीक है ना। जैसे कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन का कार्य बीबी लाल और बीके थापर ने पूर्ण रूप से किया था। पूर्ण रूप का मतलब उनको काम सौंप दिया गया था, मतलब जैसे अगर कोई काम करवाना है तो किसी भी काम को ठेके में दे दिया जाता है, ठीक है ना, ठेकेदारी से करवाया जाता है कि संपूर्ण एक बार मतलब बात कर ली जाती है कि इतना काम करना है, ये पैसे देंगे। उसी प्रकार से उस समय मतलब बीबी लाल और बीके थापर थे, दोनों बड़े ठेकेदार थे और दोनों ठेकेदारों ने क्या किया था, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया था, ठीक है। अगली बात करते हैं कि इसका उत्खनन, खोज, सबसे पहली बात लिखेंगे खोज, खोज सर्वप्रथम, सर्वप्रथम जो खोज है 1953 में, कब की गई थी, 1953 में इसकी खोज की गई थी इस सभ्यता की। देखिएगा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मृतकों का टीला, आहड़, बनास संस्कृति किसको कहते हैं, ताम्रवती नगरी किसको कहते हैं, ये ताम्रवती नगरी और अगाटपुर ये दोनों प्राचीन नाम है, बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। कहीं आपको बनास संस्कृति के बारे में पूछ ले और आप लोग ऐसा समझे कि बनास संस्कृति का मतलब बनास नदी के ऊपर स्थित है, तो बनास नदी के ऊपर स्थित नहीं है। जो बनास नदी का जो फैलने का जो बनास जो बेसिन है, अपन भूगोल की तरफ से देख सकते हैं कि बनास बेसिन के अंतर्गत स्थित कौन सी सभ्यता है, तो बनास बेसिन में स्थित सभ्यता का नाम है आयड सभ्यता है, ठीक है। तो यहाँ तक की जानकारी समझ आ गई होगी आप लोगों को, आप लोग साथ के साथ इसको नोट कर सकते हैं या आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगली बात करते हैं कि आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता के स्तर कितने हैं, आयड सभ्यता के स्तर, सभ्यता के स्तर देखिएगा, आयड सभ्यता के 3 स्तर है, कितने हैं, 3 स्तर। पहला जो स्तर हुआ था उसका नाम था स्फटिक पत्थर, स्फटिक पत्थर, या फिर इसको कह सकते हैं चूना पत्थर, चूना पत्थर। चूना पत्थर से क्या बनता था, मृद भांड, मृद भांड बनाने के काम आता था, क्योंकि आगे विशेषता में अपन ये भी पढ़ेंगे मृद भांड के प्रमाण कहां पर मिले हैं, तो मृद भांड के प्रमाण भी अपने को आहड़ सभ्यता से मिले हैं। दूसरा इसका स्तर आ जाएगा जिसका नाम है लोहा, और तीसरा आ जाएगा तांबा, ठीक है। तो लोहा जो था इससे औजार बने थे और अधिकतर औजार जो हैं वो इससे बने, अधिक औजार, अधिक औजार का मतलब है सारे, मतलब जैसे कोई 10 औजार बनाए हैं तो उनमें से 8 औजार जो है वो कहां पर है, तांबे के बने हुए, और तांबे के बने हुए हैं जिनमें तांबे का कुल्हाड़ा यहाँ से प्राप्त हुआ है अपने को, तो ये 3 अपने क्या हो जाएंगे, इसके आहड़ सभ्यता के स्तर है, ठीक है। इसी के बाद में चर्चा करते हैं कि आहड़ सभ्यता की प्रमुख विशेषता कौन सी है, ठीक है ना। देखिएगा आगे आयड की प्रमुख विशेषता, आयड की प्रमुख विशेषता, हाँ जी, आहड़ सभ्यता की प्रमुख विशेषता जो है, विशेषता कौन सी है। सबसे पहली बात देखें कि आहड़ सभ्यता है उसमें घर, मकान कैसे थे, आहड़ सभ्यता में मकान कैसे थे। देखिएगा मकानों के बारे में अपन ने कालीबंगा में चर्चा की थी कि कालीबंगा सभ्यता में मकानों की जो दरवाजे हैं वो पीछे की साइड खुलते थे, वहां की नालियां हैं जो किससे बनी हुई थी, लकड़ी की बनी हुई थी, ठीक है। सारी सड़कें वहां पर संपूर्ण प्रकार की थी, ठीक है ना। ये सारी की सारी बातें अपन ने वहां पर देखी है। यहाँ पर इतनी ज्यादा विस्तृत जानकारी तो इन सभ्यताओं दूसरी की नहीं है जितनी की कालीबंगा सभ्यता की है, लेकिन फिर भी अपने यहाँ पर एक एक जानकारी को सही तरीके से देख लेते हैं। मकान थे वो कच्ची ईंटों से बने थे, कौन सी ईंटों से, कच्ची ईंटों से, ईंटों से निर्मित, कच्ची ईंटों से निर्मित मकान किस सभ्यता में है, तो मकान कच्ची ईंटों से निर्मित आहड़ सभ्यता में, ठीक है। यहाँ पर घरों में एक से अधिक चूल्हे के प्रमाण, एक से अधिक चूल्हे के प्रमाण, चूल्हे के प्रमाण, समझ रहे हो चूल्हा क्या है, चूल्हा यहाँ पर अपना रोटी बनाकर खाने वाला चूल्हा ही है, और चूल्हा वो क्या होता है, चूल्हा कोई दूसरी चीज तो है नहीं, है ना। तो घरों में एक से अधिक चूल्हे के प्रमाण मिले हैं, मतलब सामूहिक रहने की यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं, तो इसे अपन क्या कह सकते हैं, सामूहिकता का भावना देखी जाती है, यानी सामूहिक, सामूहिक परिवार। कौन से परिवार रहते थे, सामूहिक परिवार रहते थे यहाँ पर। ये ग्रामीण सभ्यता थी
और गांव में तो आज भी ऐसे, गांव में कहीं कहीं आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे कि गांव में सब लोग सामूहिक रहते हैं। आज का जमाना इस पाश्चात्य संस्कृति ने सबको अलग कर दिया है। बाकी संयुक्त परिवार का मजा ही कुछ और था, है ना, इतने सदस्य होते थे। आप लोगों को कई कई उदाहरण मिलते हैं ऐसे गाँव में। बात करते हैं दूसरी कि यहाँ पर मतलब एक बिना हत्ते वाला, बिना हत्ते वाला, बिना हत्ते वाला, हत्ते वाला जलपात्र मिला है, जलपात्र मिला है। इसी के साथ में याद रखना, बिना हत्ते वाला जलपात्र और कहां पर मिला है? ईरान, ईरान बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में भी मिला है। मतलब इस लाइन से ये क्लियर होता है कि आहट सभ्यता के जो लोग थे उनका संबंध कहीं ना कहीं देश विदेशों से भी थे उस समय। क्यों? क्योंकि बिना हत्ते वाला जल का पात्र यहां पर था, बिना हत्ते वाला जल का पात्र वहां पर भी था। यहां पर मृद भांड के प्रमाण मिले हैं। किसके? मृद भांड के, मृद भांड, मृद भांड के प्रमाण। साथ ही एक शब्द आता है गोरा और कोठा। क्या है गोरा व कोठे? क्या है? तो गोरा व कोठे अनाज भरने के मतलब पात्र है। अनाज भरने के क्या? अनाज संग्रहण के पात्र है, जो मतलब मृद भांड से निर्मित है। ठीक है ना। और ये कहां पर मिले हैं अपने को? आहट सभ्यता में मिले हैं। तो इसी चीज को आगे लिख सकते हैं अपन। क्या लिख सकते हैं? गोरे व कोठे, गोरे व कोठे। शिक्षक प्रति में पूछ रखा है गोरे व कोठे क्या है? गोरे व कोठे अनाज पात्र है। क्या है? अनाज पात्र, अनाज पात्र है, जिसे स्थानीय भाषा में, जिसे स्थानीय स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में गोरे व कोठे कहा जाता है। गोरे व कोठे कहते हैं। ठीक है ना। ये अपना स्थानीय शब्द हो गया। बाकी गोरे व कोठे क्या है? अनाज के पात्र। एक लाइन में क्वेश्चन पूछ ले, 4 ऑप्शन दे दे, अनाज के पात्र है, पानी के पात्र है, ठीक है ना, ऐसी कोई दे दे तो यहां पर मिले हैं वो क्या है? गोरे व कोठे। एक चीज वो देखने को मिलती है यहाँ पर कि एक है चक्रकूट। चक्रकूट, चक्रकूट क्या है? एक बार एग्जाम आया था कि चक्रकूट क्या है? चक्रकूट पानी सुखाने की एक विधि है। पानी सुखाने की एक विधि है। जब जमीन गीली है तो चक्रकूट के द्वारा उस जमीन को सुखाया जा सकता है। जहां पर पानी भरा हुआ है, दलदली क्षेत्र है, तो चक्रकूट के द्वारा उस पानी को खत्म किया जा सकता है, जमीन को सुखाया जा सकता है। ठीक है ना। तो इसको क्या कह सकते हैं? चक्रकूट। यह एक जमीन सुखाने की या पानी सुखाने की, पानी सुखाने की, सुखाने की प्राचीन पद्धति है। कौन सी पद्धति है? प्राचीन पद्धति है चक्रकूट, पानी सुखाने की पद्धति। अगली बात लिख सकते हैं कि यहाँ के लोग, कहाँ के? आहड़ के जो लोग थे वो लोग रंगाई और छपाई के काम से भी मतलब परिचित थे। किससे थे? रंगाई और छपाई, रंगाई व छपाई, छपाई के काम से परिचित थे। जैसे वहां अपने कालीबंगा सभ्यता में कुत्ते से परिचित थे, घोड़े से परिचित थे, ऊंट से परिचित थे, उसी प्रकार से यहाँ पर अपने रंगाई व छपाई के काम से परिचित थे। कौन? यहाँ के लोग। यहाँ पर देखिएगा एक मिट्टी से बना मतलब बुल मिला है या मूर्ति मिली है मिट्टी से बनी बेल की। उस बेल की मूर्ति को यहाँ पर क्या नाम दिया गया? बनासियल बुल। बनासियल बुल की क्या दी गई है? यहाँ पर संज्ञा दी गई है। मिट्टी से या मृद भांड, क्या कह सकते हैं? मृद भांड से बना, मृद भांड से बनी बेल की मूर्ति, जिसे बनासियल बुल कहा गया। बनासियल बुल कहा गया है। क्या कहा गया है? बनासियल बुल कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? बनासियल बुल कहते हैं। अब बनासियल बुल की संज्ञा इसको सांकलिया ने दी थी। किसने? डीएन मिश्रा और सांकलिया। सांकलिया एक व्यक्ति थे जिन्होंने उत्खनन किया था और उनको मृद भांड मिला था। तो इसके लिए अपन लिख सकते हैं बनासियल बुल किसने कहा था? सांकलिया। सांकलिया व्यक्ति थे जिनका नाम सांकलिया सांकलिया कहते हैं। अगली बात करते हैं कि यहाँ के उद्योग, आयड़ के लोगों का उद्योग, लोगों का उद्योग, आयड़ के लोगों का जो उद्योग है वो उद्योग क्या था? उद्योग था, देखो मेन तो था इनका मृद भांड बनाना, मृद भांड बनाना और तांबे, तांबे के उपकरण, उपकरण बनाते थे। ठीक है। यहां पर उद्योगों में देखिएगा
ये भी लिख सकते हैं तांबा गलाने की भट्टियां यहीं से मिली, तांबा गलाने की भट्टियां, गलाने की भट्टियों के प्रमाण, भट्टियों के प्रमाण मिले हैं। किसके? तांबा गलाने की भट्टियों के प्रमाण मिले हैं। यहीं से तांबे का कुल्हाड़ा प्राप्त हुआ है, तांबे का कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ा प्राप्त हुआ है। किसका कुल्हाड़ा प्राप्त हुआ है? तांबे का कुल्हाड़ा प्राप्त हुआ है यहाँ से, इस आयड सभ्यता से। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बेल और मतलब यहाँ से यहाँ के लोग, ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ के लोग चावल, चावल से परिचित थे। किससे? चावल से परिचित थे यहाँ के लोग, मतलब खेती में रुचि थी, बेल थे, कुल्हाड़ा था, चावल के प्रमाण मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? खेती से भी परिचित थे, ठीक है ना। तो खेती से परिचित, और प्रमाण क्या मिला है? चावल के प्रमाण, चावल के प्रमाण मिले हैं। कहीं कहीं पर किताबों में ये भी लिखा हुआ है जवार के प्रमाण मिले हैं, ठीक है ना। तो जवार के प्रमाण भी कह सकते हैं, चावल के प्रमाण मिले हैं, इसको तो सिद्ध करके बताया उत्खननकर्ता ने, ठीक है। तो ये सारी जो जानकारी थी अपनी, वो जानकारी किसकी है? अपनी आहड़ सभ्यता की है, ठीक है ना। और आहड़ सभ्यता जो है, उस आहड़ सभ्यता में देखिएगा वो ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जो आहड़ सभ्यता में और देखने को मिल जाएगी। लेकिन मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो एक तो ध्यान रख लेना उद्योग का, एक खेती का, एक मकानों का, और एक जो बिना हत्थे का जो जल का पात्र मिला है वो कहां पर मिला, और दूसरी जगह कहां पर मिला है? तो वो ईरान में बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ है। कहां पर? बलूचिस्तान से ईरान में प्राप्त हुआ है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि आहड़ सभ्यता के संबंध है वो दूसरे देशों के, दूसरी जगह से भी संबंधित थे। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग व्यापार करते थे, उद्योग करते थे। तो उद्योग, वापस देखिएगा मृद भांड जो मिले हैं उनमें बिना हत्थे का जल का पात्र, और वहां पर भी मिला है वो मृद भांड का ही, मिट्टी से बना हुआ ही मिला है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि उदयपुर से बलूचिस्तान ले जाया गया था किसको? एक बिना हत्थे के जल के पात्र को। तो बहुत सारे लगे होंगे, लेकिन यहां पर मिले एक है। अब देखिएगा, फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं इसकी आहड़ सभ्यता की। आहड़ सभ्यता में देखिएगा, फर्स्ट स्टार्टिंग से याद रखना आपको, आहड़ सभ्यता का उपनाम, उपनाम से भी पहले देख लीजिएगा। हाँ, आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में है। नदी की बात कर ली जाए तो नदी आयड़ है, बाद में इस नदी का नाम बेडच हो जाता है। फिर इसके बाद में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले। कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले हैं आहड़ सभ्यता में? आप लोगों को ऑप्शन में ताम्रयुगीन भी दे दे, लोहयुगीन भी दे दे, और तीसरा ऑप्शन दे दे ए व बी दोनों। ऐसा प्रश्न आया हुआ है पिछले एग्जामों में, ठीक है। दूसरा, प्राचीन नाम क्या है? आहड़ सभ्यता के प्राचीन नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ताम्रनगरी। ताम्रनगरी, अगाडपुर कई बार पूछा हुआ है, कितने एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, आहड़ के उपनाम क्या है भाई? उपनाम बनास संस्कृति, या आहड़, या मृतकों का टीला। मृतकों का टीला क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर मतलब गंगोद्भव स्थान इसके पास में पड़ता है, ठीक है ना। और अगर मान लो आपसे और पूछ लिया जाए कि आहड़ सभ्यता जो है वो धूलकोट के नजदीक है। किसके नजदीक है? धूलकोट। धूलकोट एक स्थान ध्यान रख लेना, धूलकोट। धूलकोट का एक व्यक्ति था जिसका नाम था आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल यहीं के थे, और इन्होंने भी यहाँ पर क्या किया था? 61 के समय में इन्होंने भी यहाँ पर उत्खनन किया था, ठीक है ना। तो विशेष ध्यान रखिएगा, आरसी अग्रवाल कहाँ के थे? तो आरसी अग्रवाल धूलकोट के थे, ठीक है ना, प्रॉपर। बात करते हैं भाई आगे की, इसमें क्या देखा? और आहड़ सभ्यता के 3 स्तर, स्फटिक पत्थर, चूना पत्थर भी होता था, और उनमें से अपने को क्या मिलता था? अपने को मृद भांड, मिट्टी बनाने की जो काम कलाकारी होती थी वो यहाँ से प्राप्त थी। लोहे यहाँ से औजार बनते थे, तांबे से भी अधिक औजार बनते थे यहाँ पर। इसके बाद में बात की थी अपन ने, आहड़ की प्रमुख विशेषताएं, मकान कच्ची ईंटों से निर्मित हैं, घरों में एक से अधिक चूल्हे के प्रमाण मिले, सामूहिक परिवार रहते थे। इसका मतलब बिना हत्थे वाला जल का पात्र मिला है, जो ईरान बलूचिस्तान में भी मिला है। मृद भांड के प्रमाण मिले हैं यहाँ से, ठीक है ना। और यहीं से क्या मिले? गोरे व कोठे, अनाज के पात्र हैं जिसे स्थानीय भाषा में गोरे और कोठे कहा जाता है, बाकी मृद भांड से बने हैं। चक्रकूप, यह पानी सुखाने की एक प्राचीन पद्धति है। रंगाई और छपाई के काम से भी परिचित थे। देखिएगा, रंगाई छपाई के लिए आजम और जाजम प्रिंट है, वो अकोला की प्रसिद्ध है, जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, ठीक है ना। रंगाई छपाई का कार्य कहाँ पर किया जाता है? ऐसा प्रश्न आ चुका है। तो यहाँ पर रंगाई और छपाई काम से परिचित थे, लेकिन आज वर्तमान में कहां पर किया जाता है?
तो अकोला में किया जाता है, जो आजम जाजम प्रिंट के नाम से प्रसिद्ध है। मृद बांड से बनी बेल की मूर्ति जिसे बनासियन बुल की संज्ञा दी थी किसने? साकलिया ने दी थी। इसके बाद में देखिएगा आयड के लोगों का उद्योग जो था मृद भांड बनाना, तांबे के उपकरण बनाना, तांबा गलाने की भट्टियों के प्रमाण भी यहीं से मिले हैं। अगली बात करें, तांबे का कुलाड़ा प्राप्त हुआ है, खेती के परिचित थे, चावल के प्रमाण यहीं से मिले हैं। अगली बात करते हैं भाई अपन उदयपुर की एक और जो सभ्यता है, उस सभ्यता का नाम है अपनी बालाथल सभ्यता। क्या नाम है? बालाथल सभ्यता। देखिएगा बालाथल सभ्यता जो है वो उदयपुर में एक वल्लभ नगर स्थान पड़ता है, उदयपुर से थोड़ा सा चित्तौड़ साइड में हाईवे पर ही है। तो वल्लभ नगर स्थान में क्या है? अपनी बालाथल सभ्यता है। बालाथल सभ्यता को 4 भाग कर देखेंगे अपन, ठीक है ना। 4 भाग में देखेंगे। एक तो प्रमाण मिले हैं, वहां से इंपोर्टेंट है कि भारत में सर्वप्रथम जो मतलब है जो अपना कुष्ठ रोग के प्रमाण मिले। किसके? कुष्ठ रोग यानी टीबी, आपका क्षय रोग, ठीक है ना, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना, टीबी के जो प्रमाण मिले वो कहां से मिले? बालाथल सभ्यता से मिले। बुना हुआ कपड़ा एक तो बेहराट सभ्यता में मिला है जयपुर में, और दूसरा कहां पर मिला है? अपना बालाथल सभ्यता में मिला है। ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, और ध्यान रख लेना बेहराट सभ्यता अब अपने जयपुर जिले में नहीं है, ठीक है ना। नया जिला जो बना है कोटपुतली बहरोड, उसमें चला गया है अपना कौन सा? बेहराट सभ्यता स्थल पूरा का पूरा। तो अगली सभ्यता है अपनी बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता, ये बालाथल सभ्यता जो है दोस्तों वो कौन से जिले में है? तो अपने उदयपुर में है। स्थान कौन सा आ जाएगा? वल्लभ नगर। वल्लभ नगर कौन से जिले में? उदयपुर में। उदयपुर में है वल्लभ नगर, बालाथल सभ्यता है। इसमें आपकी आयड सभ्यता के समान अवशेष मिले हैं। आयड के समान अवशेष मिले हैं। किसके समान अवशेष मिले हैं? आहड़ सभ्यता के समान यहां पर अवशेष मिले हैं। दूसरी बात करें अपन कि आहड़ जो बालाथल सभ्यता है, इसके अपन सर्वप्रथम तो 4 भाग कर लेते हैं। कितने भाग कर लेते हैं? 4 भाग। देखिएगा ये 4 भाग कर ले। एक स्थान है जिस स्थान से क्या मिला है? भारत में कुष्ठ रोग के प्रमाण मिले हैं। किसके? कुष्ठ रोग के प्रमाण मिले हैं। यहीं से बालाथल सभ्यता से लोह युगीन प्रमाण। किसके प्रमाण? लोह युगीन प्रमाण भी यहीं से मिले हैं। दूसरी बात करें तो एक और स्थान है यहीं पर बालाथल में, बालाथल से मिला है बुना हुआ कपड़ा, बुना हुआ या बुने हुए वस्त्र, वस्त्र के प्रमाण। हाथ से बुनती है बेटी बेटी औरतें, उसको बुना हुआ वस्त्र कह सकते हैं, बुना हुआ कपड़ा से मिले। और जो दूसरे प्रमाण मिले बेराट सभ्यता, कहां पर मिले? बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता ये कहां पर है? तो आपकी जयपुर, पहले जयपुर में थी, अब वर्तमान में ध्यान रख लेना जयपुर से ये स्थान हटकर कहां पर हो गया है? आपका कोटपुतली बहरोड में। कोटपुतली बहरोड वर्तमान में अगर पूछ ले तो कोटपुतली बहरोड जिला बन चुका है अपना, उसमें इसका ध्यान रखेगा विशेष। इसको पूछा जा सकता है कि बेराट सभ्यता कहां पर है, कौन से जिले में है? तो जयपुर की जगह आपको क्या बताना है? आप लोगों को बतानी है कोटपुतली बहरोड में मिला है। तीसरी बात करें कि देखिएगा यहां पर जो चौथा प्रमाण मिलता है वो किसका मिलता है? गाय और बैल, गाय व बैल की मूर्ति। और गाय और बैल की मूर्ति मिली तो इस बैल को क्या कहते हैं? बालाथल। बालाथल, बालाथल की, बालाथल बुल क्या कह सकते हैं? बालाथल बुल की संज्ञा दी गई है। क्या दिया गया है इसको? बालाथल बुल की संज्ञा दी गई है, ठीक है ना। 4 चीजें विशेष ध्यान रखेगा बालाथल सभ्यता में। बालाथल सभ्यता में सबसे पहला तो कुष्ठ रोग। देखिएगा कुष्ठ रोग केवल राजस्थान ही नहीं, कुष्ठ रोग भारत में कहां पर? भारत में कुष्ठ रोग के प्रमाण कहां पर मिले हैं? तो बालाथल से मिले हैं। यह प्रश्न पूछा हुआ है
कि बुना हुआ वस्त्र कहां पर मिला, विराट सभ्यता और बालाथल सभ्यता में मिला है। ये दोनों ही प्रश्न आ चुके हैं अभी तक, ठीक है। और भी क्या कह सकते हैं, बालाथल सभ्यता जो है उसको उत्तर ताम्रकालीन क्या कह सकते हैं, उत्तर ताम्रकालीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है ये, उत्तर ताम्रकालीन सभ्यता में इनकी इसकी गिनती की जाती है। देखिएगा बालाथल सभ्यता है उसमें सारे के सारे अवशेष वही मिले हैं जो अवशेष अपने आयड सभ्यता में मिले हैं। तो इस प्रकार से अपनी जो दोनों सभ्यता थी वो इस प्रकार से है दोस्तों। और ये जो सभ्यता है एक तो बालाथल है और एक आपकी आयड है, दोनों उदयपुर जिले में है। दोनों को विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि इनसे बार बार प्रश्न आता है, ठीक है ना। और बार बार यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा बुना हुआ वस्त्र का आया हुआ, फिर से बता रहा हूं, भारत में कुष्ठ रोग के प्रमाण मिले वो यहीं से मिले हैं, बालाथल में मिले हैं। बिना हत्थे का जल, अपना जल का पात्र कहां से मिला है, अपना अपने इस आयड सभ्यता से मिले। आयड सभ्यता में देखिएगा फिर से एक बार और देखा देता हूं मैं आप लोगों को, दो बार तो मैंने रिपीट कर दिया है इसको, फिर भी एक बार और। प्रमुख विशेषता है मकान, मकान बिना हत्थे वाला जल मिला है, मृद भांड के प्रमाण मिले हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो देखिएगा टेरा, ये मृद भांड के प्रमाण मिले, ये किसमें बनाए जाते थे, टेराकोटा पद्धति, टेराकोटा टेराकोटा पद्धति, टेराकोटा पद्धति इसमें नहीं लिखा था अपन ने। फिर से आ गया अपना एक शब्द और भी अगर विशेषता बहुत सारी, जैसे यहाँ पर मैंने बताई थी आप लोगों को, यूनानी जो सिक्के हैं, यूनानी मुद्रा के यहाँ पर प्रमाण मिले हैं, ठीक है ना। यूनानी मुद्रा के प्रमाण मिले। यहाँ के लोग थे वो शव के साथ में कपड़े और गहने अपने साथ, उसके शव के साथ में ही गाड़ देते, ठीक है ना। समाधि देते थे तो उसके साथ में कपड़े भी नहीं खोलते और गहने भी नहीं खोलते। आज की डेट में तो कोई मर जाए तो उसके गहने पहले ही खोल रहे, लेकिन पहले तो उसके साथ ही गाड़ दिया करते थे। इसीलिए तो जमीन में कहीं से थोड़ा बहुत सोना वोना मिलता है लोगों को, इसलिए तो मिलता है, पुराने प्राचीन काल में दबा हुआ है वो अभी मिलता है, ठीक है ना। तो ये थी अपनी आयड सभ्यता और बालाथल सभ्यता की विशेषता। इसको आप लोग अच्छे तरीके से व्यवस्थित पढ़िएगा और फिर बाद में अपने एग्जाम में देखिएगा कि यहाँ से कितने प्रश्न मिले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए और बने रहिए।